Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video I am discussing some of the important topics of Delhi University and Principle of Macroeconomics is the subject. Semester 6 की बात कर रहे हैं और BCom थर्ड ईयर की ये टॉपिक है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को दो वीडियोस और प्रोवाइड की है, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरी। आज डिस्कस करेंगे थ्योरी का अनदर पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 3 होने वाला है आप लोगों का। तो इसके अंदर बेसिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँगी। तो ये जो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन आप लोग देख रहे हो, ये आप लोगों को देखने में इजी सा लग रहा होगा, बट ये भी 2014 से लेकर 2021 तक रिपीटेड सेम टॉपिक या तो नेट एक्सपोर्ट के नाम से या तो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन के नाम से आया ही हुआ है। तो आप लोग ये ध्यान दे लो कि ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो कि आप लोग का इस पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है कि नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, वर्ड से समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। नेट एक्सपोर्ट मतलब कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट का मतलब हमने बहुत सारा कहीं ना कहीं से सामान भिजवाया होगा यहाँ से, और इम्पोर्ट मतलब वहाँ से मंगा रहे होंगे। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। नेट एक्सपोर्ट इज समहाउ रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ ट्रेड आल्सो, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड से भी रिलेटेड है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम लोग एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं कि इसमें लिखा क्या है कंटेंट के हिसाब से। आपको इसमें बोल रखा है फोर्थ इम्पॉर्टेंट सेक्टर की। अगर मैं इकोनॉमी में बात करूं, फोर्थ इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज द एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड सेक्टर। जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की आज की डेट में, वो इंटरेक्ट कर रही हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड से, जिसको आप ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। एक कंट्री का इंपोर्ट जो होता है वो दूसरी कंट्री का एक्सपोर्ट है। गुड्स एंड सर्विस आर इन शॉर्ट सप्लाई और विच आर प्रोड्यूस एट अ कंपैरेटिवली हायर कॉस्ट। क्या किया जाता है, एक जगह से हम सामान को मंगाते हैं और दूसरी जगह पे उसको सेल करते हैं। इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट अ कंट्री हैज़ टू एक्सपोर्ट। अगर इम्पोर्ट कर रहे हो तो एक कंट्री एक्सपोर्ट करेगी या उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन करेगी। फिर उसके बाद क्या बोल रखा है, ओवरसीज मीन्स फॉरेन जो बायर्स होते हैं, ओवरसीज और फॉरेन बायर्स ऑल्सो मेक डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। उन लोगों को भी चाहिए, सामान चाहिए। अब उन लोगों को चाहिए तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कहेंगे कि हमें एक्सपोर्ट करो। हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो उन लोगों की नीड कंप्लीट होगी। तो नेट एक्सपोर्ट बेसिकली एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है। ये आप लोग के दिमाग में रहना चाहिए, और इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि नेट एक्सपोर्ट के जो फंक्शंस हैं उसके अंदर दो टॉपिक, बेसिकली दो फंक्शंस आते हैं आपके। एक तो एक्सपोर्ट फंक्शन आएगा और एक इम्पोर्ट फंक्शन आएगा। एक्सपोर्ट फंक्शन को एक्स से डिनोट करोगे और इम्पोर्ट फंक्शन को एम से डिनोट करोगे। तो इन्होंने बोल रखा है हाउ मच अ कंट्री कैन एक्सपोर्ट, क्योंकि क्या होता है कि एक कंट्री फुलफिल है ही नहीं कि वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स अपनी कंट्री के पीपल्स को अफोर्ड कर पाए। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो ही गया है। हाउ मच अ कंट्री कैन एक्सपोर्ट डिपेंड्स अपॉन द स्पेंडिंग डिसीजन मेड बाय द फॉरेन हाउस होल्ड। जो फॉरेन कंजम्पशन करते हैं, जो फॉरेन के हाउस होल्ड फर्म्स हैं, उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वो एक्सपोर्ट कर सकती है कंट्री। एक्सपोर्ट आर इन्फ्लुएंस बाय आउटसाइड फोर्सेस। एक्सपोर्ट जो होता है वो बाहर के लोगों से इन्फ्लुएंस होता है। उन लोगों की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके ऊपर एक्सपोर्ट डिपेंड करता है, जैसे कि मेरी कंट्री की इनकम कितनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। इनकम हो गया, ठीक है। प्राइजेस डिफरेंस है, यहाँ पे कोई प्राइस, यहाँ पे कोई चीज़ कम की है, वहाँ पे ज़्यादा की है। क्वालिटी में डिफरेंस है, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी है या अच्छी क्वालिटी नहीं है। टेस्ट और प्रेफरेंस कैसा है हाउस होल्ड्स का, जो हमारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। कस्टम्स ट्रेडिशंस कैसे हैं, कमर्शियल पॉलिसीज़ कैसी है। पर जिस गवर्नमेंट में मैं एक्सपोर्ट करने वाली हूँ उस गवर्नमेंट की क्या टैरिफ पॉलिसीज़ हैं,
ठीक है। ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि मेरी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी होने वाली है वो कैसी होने वाली है, वो इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर मैं इम्पोर्ट फंक्शन की बात करूँ तो समहाउ इम्पोर्ट फंक्शन इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज फैक्टर्स। इम्पोर्ट फंक्शंस भी डिपेंड करता है। इम्पोर्ट फंक्शन में बोल रखा है अ कंट्री हाउ एवर डिपेंड्स अपॉन द स्पेंडिंग डिसीजन ऑफ डोमेस्टिक रेजिडेंट ऑफ कंट्री ओपन मेक डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स की डिमांड कर रहा है, तभी तो बाहर से हमारी कंट्री के अंदर सामान आ रहा है। अगर सपोज ये इंडिया है, बाहर से यूएसए से इंडिया में कोई सामान आ रहा है तो ये इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट भाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ की जो डोमेस्टिक रेजिडेंट है उनको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो डिमांड कर रहे हैं। तो जो रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव और नेगेटिव भी डिपेंड करता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंपोर्ट एंड रियल जीडीपी, इंपोर्ट फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इंपोर्ट फंक्शन को हम कैपिटल M से दिखा रहे हैं और जो स्मॉल m है वो आपका इंपोर्ट है और y इसका रिलेशनशिप बता रहा है, जो कि पूरी तरीके से आपको बता दिया x एक्सिस y एक्सिस में क्या है। नेट एक्सपोर्ट बेसिकली आपको ये बताएगा कि क्या डिफरेंस होने वाला है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में और इनके बीच में रिलेशन क्या है। देखो एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होता है इंपोर्ट से तो हम कहेंगे ये फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल मीन्स पॉजिटिव आउटकम्स आ रहा है। और एक्सपोर्ट अगर कम होता है इंपोर्ट से, इसको स्मॉल बनाना है, तो ये क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन होगी। इसी के बारे में आगे डिस्कशन किया हुआ है इस आंसर में, और ये नेगेटिव होगा। अब देखो इस PDF के अंदर, मतलब इस जो वीडियो है उसके अंदर आपको मैंने एक क्वेश्चन तो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन से प्रोवाइड किया है, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यही कहीं ना कहीं रिलेटेड है बैलेंस ऑफ ट्रेड से, और इसका भी नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आप लोग इसके नोट से रिवाइज कर लेना और उसको जस्टिफिकेशन आपको मिल जाएगी। नेगेटिव रिलेशनशिप कब होता है? जब एक्सपोर्ट फंक्शन इज अज्यूम टू बी ऑटोनोमस और हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है इसकी। ये तो इतना सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितनी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन थी वो मैंने करा दी। अब आप इसको गो थ्रू कर लेना कि इसमें क्या क्या और चीज़ें लिखी है, ठीक है। उसके बाद ये सब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए नहीं कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत आया हुआ है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए भाई कि मनी क्या होती है। मनी इज़ समथिंग विच इज़ एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग। कोई एक चीज़ के बदले में दूसरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मनी है ना, वो बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करती है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जब भी आप बात करोगे ना, आप मनी की बात करोगे। और एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी, कभी कभी फंक्शंस पूछ लेते हैं, कभी कभी फीचर्स पूछ लेते हैं, तो फंक्शंस में, और कभी कभी एडवांटेजेस पूछ लेंगे। और ये कहीं ना कहीं आपका बार्टर सिस्टम से भी रिलेटेड है। अगर आपको मनी के फ़ायदे, मनी के सारी चीज़ें आ गई ना, तो आप बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस को भी लिख पाओगे। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस क्या होती है, या बार्टर सिस्टम होता क्या है। पहले के टाइम पे ना कमोडिटी के बदले कमोडिटी को परचेज़ किया जाता था, जैसे गेहूं के बदले चावल, और भी बहुत सारी चीज़ों के बदले दूसरी चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे ना उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे, जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है कि अगर मुझे गेहूं चाहिए तो आपको भी, अगर मुझे गेहूं चाहिए तो आप वो गेहूं मुझे देने चाहिए, और जो आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, ताकि हम दो लोग उस चीज़ की एक्सचेंज कर सकें। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। और स्टोर वैल्यू हम इजीली स्टोर नहीं कर सकते थे। अब आप एक बात बताओ, 1 लाख रुपीज़ को स्टोर करना ज़्यादा इजी है या 1 लाख के गेहूं को स्टोर करना ज़्यादा इजी है? ऑब्वियस सी चीज़ है, 1 लाख को स्टोर करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू कमोडिटी को स्टोर करना। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं ओवरकम किया था मनी ने, जो कि हमारे लिए आज भी बहुत बेनिफिशियल है। तो मनी क्या है? मनी इज़ समथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे मनी को हम यूज़ करते हैं। मनी के कुछ फंक्शंस हैं मनी के, हम देखो एक एक करके इनके फंक्शंस को भी डिस्कस करते हैं कि मनी के फंक्शंस क्या हैं। एक तो प्राइमरी फंक्शंस बोला गया है और एक सेकेंडरी फंक्शन बोला गया है। प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं मनी के,
जैसे कि टाइम से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, कहीं पे भी हम कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 10,000 रुपये अगर इजीली हम किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल वैल्यू है। आज की डेट में अगर आपने 10,000 लिया है, कल की डेट में उसकी क्या वैल्यू होगी, मनी की सेम रहेगी, ठीक है। फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब अगर मैंने 10,000 की बुक्स ली है तो उसके बदले मैंने 10,000 की बुक्स ली और 10,000 रुपीज़ उसको पे कर दिए, तो बात ख़त्म हो गई। ये इजी हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें सॉल्व करना इजी हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रखा मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, मेजर ऑफ वैल्यू यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब हम आसानी से उसको वैल्यू कर सकते हैं। बार्टर इकोनॉमी के अंदर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम लोग डिफरेंट गुड्स का 10 किलो चावल क्या 10 किलो वीट क्या 10 किलो राइस के इक्वल होगा, ज़रूरी नहीं है होगा, लेकिन अगर मैं 10 किलो वीट मान लो 500 के खरीदती हूँ और इस 500 से फिर मैं जितने मर्ज़ी राइस खरीद सकती हूँ, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना इजी हो गया, ये बोला गया इसके अंदर। अब इसकी स्टडी आप लोग खुद करना, मैंने आप लोग को समझा दिया कि ये कहता क्या है। फिर सेकेंडरी फंक्शन के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जैसे कि क्या होता था कि पहले ना उधारी का काम चलता था, तो उधार को ना हम लोग आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाते थे कि अगर आज 10 किलो चावल ले लिए, वीट ले लिए, गेहूँ ले लिए, तो कल को उसकी क्या वैल्यू होगी, 3 साल बाद 4 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी। तो क्रेडिट के टर्म्स में बार्टर सिस्टम बहुत डिफ़िकल्टी से कैलकुलेट हो पाता था, तो इसीलिए मनी ने इसका मोर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है, पेमेंट्स होती है इसके थ्रू। डेटर मेक अ प्रॉमिस विल मेक पेमेंट ऑन फ्यूचर डेट, और फिर वो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में डिफ़िकल्टी आती थी। इट हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज मनी हैज़ जनरली एक्सेप्टेबल, अब मनी कहीं पे भी एक्सेप्टेबल है ना। अब मान लो 10 kg वीट के बदले मुझे 10 kg वीट है, उसके बदले मुझे कोई 10 kg राइस दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं, मुझे तो इकोनॉमिक्स की बुक ही चाहिए। अब भाई क्या किया जाए, तो अब तो ये गड़बड़ हो गई ना। अब इसके बदले तो क्या किया जाएगा, 10 kg वीट को मेज़र करो मनी की टर्म्स में, तो 500 हो गया। अब देख लो 500 में इकोनॉमिक्स की बुक और कितने हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि इकोनॉमिक्स की बुक आ जाए। मुझे पता है बहुत अजीब एग्जाम्पल है, बट नेक्स्ट स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, स्टोर करना ईजी हो जाता है, मनी को स्टोर करना ज़्यादा कन्वीनियंट है एज़ कम्पेयर टू मनी को स्टोर करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू आप लोगों की कमोडिटी। नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड की हम डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे कि मैंने नेट एक्सपोर्ट फंक्शन में बताया था। तो डिफरेंस होता है इसके बीच में, इसका पॉजिटिव फंक्शन होता है, नेगेटिव फंक्शन होता है, इसमें एक्सपोर्ट रोल प्ले करता है, इम्पोर्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको आप लोग खुद स्टडी करना, और अगर कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेशन, और फिर मैं उसको ज़रूर से सॉल्व कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है। देखो, इसको कभी कभी MPC और MPS के नाम से भी जाना जाता है, और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है APC और APS। पहले 1 to 1 ये पढ़ते हैं, उसके बाद APC और APS की भी इसी में मैं डिस्कशन कर लूँगी। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज द proportion of each extra dollar of a household income that's saved. The MPS indicate what the overall household sector does with the extra income. वो कह रहे हैं कि जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम हुई उसके साथ हाउस होल्ड वाले क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सेविंग इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कंजम्पशन, द MPS रिफ्लेक्ट की एस्पेक्ट ऑफ हाउस होल्ड एक्टिविटी एंड इट्स कंजम्पशन हैबिट। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ 10। अगर 10% है, मान लो मेरी इनकम 100 रुपये है और इसका 10%, तो कितनी हो जाएगी। मैंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एडिशनल इनकम कितनी सेव की, 10 रुपये। तो ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव।
ये एक तरीके से लीकेज भी आपको डिफाइन करता है। एमपीसी ये रिफ्लेक्ट करता है द सेविंग अमाउंट, कितना मैंने सेव किया, और लीकेज, अब लीकेज ही हो गई भाई, मेरी इनकम 100 रुपये थी, मैंने उसमें से 10 रुपये सेव कर लिया, ये 100 में से तो कम हो गए ना, लीक हो गए, तो कितने रुपए बचे, अब 90 रुपये बचे। तो ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से लीकेज भी है, इनकम का प्रोपोर्शन मैंने कहीं ना कहीं हटा दिया, ठीक है। दैट्स नॉट पुट बैक इनटू इकोनॉमी। अब ये 10 रुपये जब मैं बचा के रख रही हूँ तो ये इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो में थोड़ी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। परचेज ऑफ गुड्स सर्विस, मैं तो इसका सामान खरीदूंगी ही नहीं। द हायर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल द हायर द एमपीएस। जितनी ज़्यादा आपकी इनकम आएगी उतना ही आपका एमपीएस बढ़ेगा, क्योंकि अगर मान लो 100 रुपये थी इनकम, ये बढ़ के 1000 रुपये हो गई, तो इसका 10% पहले मैं कैलकुलेट करती थी और सेविंग बचा लेती थी 10 रुपये। अब इसका कैलकुलेट कर रही हूँ 10% और मैं बचा रही हूँ 100 रुपये। अब समझना इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कह रहा है कि जितनी इनकम की आपकी बढ़ेगी उतना ही आपका सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ेगा। इन अदर वर्ड्स, ईच एडिशनल डॉलर इज लेस लाइकली टू बी स्पेंट एज एन इंडिविजुअल बिकम्स वेल्थियर। स्टडिंग एमपीसी, और ये तो फिर अब एमपी एस की बात कर ली, अब एमपीसी की बात करेंगे। देखो कहीं ना कहीं एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू सेविंग, कितनी मेरी इनकम की चेंज की वजह से मेरी सेविंग चेंज हो रही है, वो एमपीएस है। और सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट एपीएस का आता है, लेकिन ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, जिसमें से डेल्टा नहीं आता, एस अपॉन में वाई आता है। ये इम्पॉर्टेंट है, कितना इनकम के बेसिस पे मैं सेविंग बचा रही हूँ। जैसे कि 100 रुपये पे मैं 10 रुपये बचा रही हूँ, तो मेरा ये हो जाएगा कि कितनी इनकम पे मेरी सेविंग हो रही है, और यहाँ पे होगा कि कितने चेंज पे हो रही है। दोनों में डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करती हूँ मैं। ये क्या कह रहा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कह रहा है कि जितनी मेरी इनकम में चेंज आएगा, कहीं ना कहीं मैं कंजम्पशन में भी चेंज करूँगी, तो कितना कंजम्पशन चेंज कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। आगे देखते हैं। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द फ्लिप साइड ऑफ एमपीएस। एमपीसी हेल्प्स टू क्वांटिफाई। एमपीसी क्या रिलेशनशिप बताता है, इनकम और कंजम्पशन की। एमपीसी प्रोपोर्शन ईच एक्स्ट्रा डॉलर ऑफ हाउस होल्ड इनकम दैट इज कंज्यूम्ड और स्पेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 45%, आउट ऑफ ईच एडिशनल डॉलर 45% को मैंने एक्स्ट्रा खर्च किया, एडिशनल मेरी इनकम बढ़ी। इकोनॉमिक थ्योरी टेंड्स टू सपोर्ट दैट एज इनकम इंक्रीजेज, इनकम बढ़ती है, भाई नॉर्मल सी चीज़ है, इनकम बढ़ेगी ना आपकी, तो आपकी स्पेंडिंग, आपकी कंजम्पशन, आपकी सेविंग दोनों ही बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी स्पेंडिंग, कंजम्पशन एक ही बात है, और आपकी सेविंग दोनों ही चीज़ें बढ़ेंगी। एमपीसी ये मेज़र करती है रिलेशनशिप हाउ मच स्पेंडिंग इंक्रीज ईच डॉलर ऑफ एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम के बेसिस पे हमारी कहीं ना कहीं कंजम्पशन कितनी बढ़ रही है। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल बता रखा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं डिवाइड करके। किसको डिवाइड करेंगे, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू इनकम। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कांग्रेस, इसमें तो टैक्स वगैरह की बात कर रहे हैं, ये है इम्पोर्टेंट। चलो इधर बात करते हैं। एमपीसी इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है किनेजियन इकोनॉमिक्स, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट जॉन मैनार्ड कीनीज। और एक काम है आप लोगों को कि आप लोग ना साथ के साथ नोट्स बनाते रहो। अगर साथ के साथ नोट्स बनाओगे ना, तो जब आपके जितनी भी तारीख को एग्ज़ाम है, उस तारीख, उस डेट से 2-3 दिन पहले इनको रिवाइज करना है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, और मैं कोशिश कर रही हूँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ, तो आप लोगों की वेलफेयर के लिए। फिर एमपीसी इज ऑल्सो वाइटल टू द स्टडी ऑफ किनेजियन इकोनॉमिक्स विच इज़ द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। किनेजियन इकोनॉमिक्स वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग, अब ये कब डेवलप हुआ था, 1930 को।
ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये लिख सकते हो, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड ग्रेट डिप्रेशन, Keynesian advocated for increased government expenditure and lower taxes to stimulate demand and pull the global economy। फिर आगे देखो जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, फिर यहाँ पे ये वाली एक डेफिनेशन अच्छे से कर लेना। सेम ऐसे ही मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के भी और मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव की भी। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये बताता है कि कितना परसेंटेज चेंज होगा कंजम्पशन का 1 रुपये में जितनी इनकम चेंज हो रही है, और मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव ये दिखाता है कि कितना परसेंटेज चेंज होगा सेविंग का अगर मैं 1 रुपये एडिशनल खर्च करती हूँ इनकम पे। अब ध्यान से सुनना ये वाली चीज़, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 होता है प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल कराया था। अगर आप लोगों ने गो थ्रू नहीं किया तो प्लीज़ उसको गो थ्रू करो, क्योंकि उसमें 110% श्योर टॉपिक्स कराए हैं जो आएंगे ही आएंगे आप लोगों के एग्ज़ाम में। MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। MPC का फॉर्मूला भी बताया मैंने, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y होता है, और MPS का फॉर्मूला डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y होता है, इक्वल्स टू 1। अच्छा, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा C प्लस डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y एलसीएम लेकर। और आप लोगों को पता है कहीं ना कहीं कंजम्पशन प्लस सेविंग क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। तो चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग क्या कहलाएगा, चेंज इन इनकम कहलाएगा। तो डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा Y हो जाएगा, और इसको कैंसिल आउट करके 1। तो ये एक तरीके से डेरिवेशन दे दी आप लोगों को जस्ट फॉर योर नॉलेज, समझाने के लिए। अब हमने जो डिस्कशन करी है वो एक तो MPC की कर ली, MPS की कर ली और APS की कर ली, फिर MPC की कर ली, लेकिन अभी APC रह रहा है। तो APC समहाउ इज C अपॉन में Y, ठीक है। C अपॉन में Y होता है इनकम के चेंज होने पे नहीं, इनकम जितनी है उसके रिस्पॉन्स में मेरा कंजम्पशन कितना है ये बताता है मेरा APC, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। अब मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस प्रोवाइड कर दूँ। बाकी आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गो थ्रू करो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जिन की वीडियोस आप लोगों को रिक्वायर्ड है आप लोग कमेंट करो, और क्या रिस्पॉन्स है इन वीडियोस से आप लोग वो भी कमेंट करो, हेल्पफुल है नहीं है, जो भी जैसा भी लगे आप लोगों को। तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एज मोर एज पॉसिबल, वीडियो को लाइक करो, और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।